अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ टॉक। मैं हूं यशमीन जमाल। क्रिकेट का खेल पाकिस्तानी कौम की रगों में खून की तरह दौड़ता है और अगर बात की जाए पाक भारत मैच की तो ये अलग ही किस्म का माहौल पैदा कर देता है। पाकिस्तान और भारत की टीमों के माबैन खेले जाने वाला मैच महज क्रिकेट का एक मैच नहीं होता, बल्कि दोनों ममालिक के माबैन दिहाइयों से तल्ख ताल्लुकात के बाइस क्रिकेट का मैदान किसी जंगी मैदान से कम नहीं लगता है। ऐसे में दोनों जानिब अवाम की तवक्कुआत भी अपनी अपनी टीम से बहुत ज्यादा होती हैं। हालिया मार्का हक के बाद पहली बार पाकिस्तान और इंडिया की टीमों का एशिया कप में आमना सामना हुआ है, जिसके बाइस दोनों टीमों के खिलाड़ियों के दरमियान वाज़ेह फासले नजर आ रहे हैं, जिसकी शुरुआत भारतीय टीम के कप्तान सूर्या कुमार यादव की जानिब से टॉस के वक्त पाकिस्तानी टीम के कैप्टन सलमान अली आगा से हाथ ना मिलाकर हुई। भारतीय कप्तान की इस हरकत में हमें नरेंद्र मोदी की आरएसएस की एक झलक नजर आई, जिसके बाद हमने देखा कि एक तनाज़े ने जन्म लिया और पाकिस्तान ने भारतीय कप्तान के इस रवैये के खिलाफ न सिर्फ भरपूर एहतजाज रिकॉर्ड करवाया बल्कि आईसीसी से जुर्माने की दरखास्त भी की है। लेकिन अब तक आईसीसी ने पाकिस्तान की दरखास्त पर कोई कार्रवाई नहीं की है, जो कि भारतीय टीम के कप्तान को हलाशेरी देने के मुतरादिफ है। आईसीसी के जानिब से किसी किस्म की कार्रवाई ना किए जाने का नतीजा ये निकला कि गुज़िश्ता रोज होने वाले पाक भारत मैच में एक बार फिर भारतीय कप्तान ने अपनी उसी हरकत को दोहराया, जो कि जेंटलमैन्स गेम के सरीहन खिलाफ वर्जी है। जहां एक जानिब भारतीय टीम का मायूस कुन रवैया हमारे सामने है, वहीं दूसरी जानिब पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की मायूस कुन कारकर्दगी भी हमारे सामने है और इतनी ही तकलीफ देह है जितना कि भारतीय टीम का रवैया। एक वक्त था कि T20 में हमारा जो है वो एक डंका बजता था और हमारा एक नाम था। बड़ी से बड़ी टीम हमारी टीम का मुकाबला करते हुए घबराती थी। हमारे बॉलर्स भारत जैसी मजबूत बैटिंग लाइन के पर खच्चे उड़ा देते थे। लेकिन पाकिस्तानी टीम की हालिया परफॉर्मेंस को देखकर ऐसा लगता है कि जैसे हमारी टीम क्रिकेट खेलना ही भूल गई है। 2007 से 2025 के दरमियान पाकिस्तान भारत के दरमियान 15 T20 के मैचेस खेले गए हैं, जिसमें से पाकिस्तान को सिर्फ 3 मैचेस में ही कामयाबी हासिल हो सकी है, जबकि भारत ने 11 मैचेस में पाकिस्तान को बुरी तरह शिकस्त से दो चार किया। एक ऐसा वक्त भी था कि पाकिस्तानी टीम T20 क्रिकेट की बादशाह तस्वुर की जाती थी और दुनिया की बेहतरीन टीम में पाकिस्तान का शुमार होता था। लेकिन मुसलसल नाकामियों की वजह से इस वक्त पाकिस्तानी टीम का रैंक 7वां है। इसी तरह वनडे और टेस्ट में भी हमारे हालात ज्यादा अच्छे नहीं है। बात करें अगर T20 के बेहतरीन बॉलर्स और बैटर्स की तो टॉप 10 में एक भी पाकिस्तानी खिलाड़ी शामिल नहीं है। इसी तरह अगर बात करें पाकिस्तानी टीम की बड़ी टीमों के खिलाफ T20 में परफॉर्मेंस की तो वो भी इंतहाई मायूस कुन है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ T20 में पाकिस्तान को मुसलसल शिकस्त का सामना है। गुज़िश्ता 3 बायलैटरल सीरीज में से पाकिस्तान एक भी नहीं जीत सका और ये देखा कि बल्कि क्लीन स्वीप जो है पाकिस्तान हुआ। इसी तरह अगर बात करें इंग्लैंड की टीम की तो इंग्लैंड की टीम के खिलाफ भी गुज़िश्ता 5 T20 मैचेस में पाकिस्तानी टीम को लगातार नाकामी का सामना करना पड़ रहा है। न्यूजीलैंड के खिलाफ अगर बात की जाए तो 2025 में पाकिस्तानी टीम ने न्यूजीलैंड का दौरा किया था, जहां T20 की जो सीरीज है उसे 4-1 से नाकामी का सामना हमें करना पड़ा। गुज़िश्ता रोज एक अच्छा टोटल बनाने के बावजूद ऐसा लगा कि जैसे पाकिस्तानी टीम के पास मैच प्लानिंग या हिकमत अमली की कमी थी और कप्तानी तो कहीं नजर ही नहीं आई, जिसके बाइस मैच हमारे हाथ से निकल गया। इसमें मजीद कोशिश करेंगे कि आज के इस प्रोग्राम में बात करें, थोड़ा सा एक जायजा लेने की कोशिश करें कि आखिर जो मामला है माजरा है वो है क्या। हम लोग क्या इंटिमिडेट हो जाते हैं जब हम भारत के साथ मैदान में उतरते हैं, लेकिन ये मामला भारत से थोड़ा सा आगे एक्सपैंड करके जैसे मैंने मिसाल दी है कि ओवरऑल ऐसा लग रहा है कि हमारी टीम जो है वो क्रिकेट खेलना भूल गई है। हमारे साथ प्रोग्राम के इस हिस्से में बात करने के लिए साबिक टेस्ट क्रिकेटर अब्दुल रऊफ साहब मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सर आपका, आपने प्रोग्राम में मुझे वक्त दिया। स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट नसीम राजपूत भी कुछ देर में हमारे साथ मौजूद होंगे। मैं अब्दुल रऊफ साहब सर आपसे गुफ्तगू का आगाज कर लूं। सर एक तो जो कल के ही अगर खाली पहले मैच की बात कर लें सर, एक तो ये कि एशिया कप से पहले हमने एक ट्राई सीरीज खेली, हमने एक T20 सीरीज खेली। हमें जो हमारे कप्तान है उन्होंने आकर ये बताया जी कि अब हमारी तैयारी मुकम्मल है एशिया कप खेलने की और हम जो है वो बिल्कुल वी आर गुड टू गो। तो सर ये कैसी तैयारी है कि 8 दिन के अंदर दूसरी मर्तबा हम इंडिया से हार गए? देखिए मेरा ख्याल है कि एक लंबी दास्तान है और इसको जब तक आप पूरा स्ट्रक्चर इसको ओवरऑल नहीं करेंगे उस वक्त तक बड़ा मुश्किल हो जाएगा आपका किसी एक मैच में जीतना। आप एक मैच जीतेंगे आप 5-6 मैचेस फिर हार जाएंगे। तो बेसिक चीज तो ये है कि आपका इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल बुरी तरह फ्लॉप हो चुका है, जिस पे आपकी पूरी इमारत खड़ी थी। आपका जो फर्स्ट क्लास स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल जमीन बोस हो चुका है, वहां से आपको प्रोटेक्शन नहीं आ रही है। आपका जो फर्स्ट क्लास जो क्रिकेट का स्ट्रक्चर था उसको इतनी बार चेंज किया गया कि वो एक रोलिंग स्टोन बन चुका है। वहां से कोई ऐसा प्लेयर निकल कर सामने नहीं आ रहा है जो आपके जो करंट प्लेयर्स हैं उनको रिप्लेस कर सके। आपकी बंच पावर आपके पास नहीं है। फिर जो दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपने यकसर उसको नजरअंदाज कर दिया टेस्ट क्रिकेट को और लॉन्ग फॉर्मेट को। जब आप लॉन्ग फॉर्मेट से पीछे हटेंगे, क्योंकि जो बेसिक टेस्ट होता है किसी भी क्रिकेटर का वो उसका टेस्ट क्रिकेट होती है लॉन्ग फॉर्मेट, उसमें आपकी टेक्निक टेस्ट होती है, आपके स्किल्स
लेवल टेस्ट होता है, आपका एंड्योरेंस टेस्ट होता है, आपका स्टेमिना टेस्ट होता है, आपकी हर चीज जो कैप्टन है उसका साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है। तो वो एक जेन्युइन पैमाना है किसी भी स्पोर्ट्समैन को या क्रिकेटर को नापने का। उसको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जब से नजरअंदाज कर दिया तो उसका फॉल आउट सब गिरना शुरू हो गया कि हम वनडे से भी बाहर होना शुरू हो गए और T20 फॉर्मेट जिसपे किसी दौर में हमारा राज हुआ करता था उसमें भी हमारी रैंकिंग नीचे आना शुरू हो गई है। और दूसरी एक और चीज ये है कि हम पिछले कंसिस्टेंटली एक साल से पाकिस्तानी कौम को बेवकूफ बनाया हुआ है। हम जो एसोसिएट मेंबर्स हैं जो 11, 12 या 13 नंबर की बॉटम टीम है हम उनके खिलाफ क्रिकेट खेल रहे हैं। अब उनके खिलाफ जीत रहे हैं और हम पाकिस्तानी कौम को लॉलीपॉप दे रहे हैं कि हम बहुत अच्छी प्रिपरेशन कर रहे हैं, हमारे प्लेयर्स बहुत अच्छी फॉर्म में है और हम बहुत अच्छा रिजल्ट प्रोड्यूस करेंगे। जबकि असल हकीकत यह है कि जो टॉप की 6 टीमें हैं जिनके खिलाफ आप 25 मैचेस T20 के खेले हैं उनमें से आप 23 मैचेस आ रहे हैं, सिर्फ 2 मैचेस आप जीतने में कामयाब हुए हैं। तो ये आप अच्छा सर, कुछ तो ब्रॉडर इश्यूज है ना, जो भी आपने मैनेजमेंट की बात की, आपने बोर्ड की बात की, मैं थोड़ा सा उसकी तरफ भी आऊंगी, लेकिन सर कुछ चीजें होती हैं जो ऑन द फील्ड भी आई एम श्योर के देखी जाती हैं। एक तो सर एक लैक ऑफ प्लानिंग, वो हम देख रहे हैं कि बहुत अयां थी। फिर दूसरा ये कि सर कुछ हरकतें मिसाल के तौर पे अग्रेसिव होना चाहिए एक स्पोर्ट्समैन को अगर जरूरत पड़े और अग्रेसिव होना चाहिए अपनी खेल के लिए, लेकिन अग्रेसिव हो जाए इंसान के 50 रन हो गए तो अभी फर्स्ट इनिंग्स भी पूरी नहीं गुजरी और आप सेलिब्रेशन शुरू कर दें, आप अजीबोगरीब किस्म की हरकतें शुरू कर दें। उसके बाद सर मैं तो अगर एज ए पाकिस्तानी आपसे बात करूं तो मुझे भी तो बड़ी शर्मिंदगी हुई है ये अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल की ट्वीट्स देखकर कि यू टॉक वी विन, गेम स्पीक्स नॉट वर्ड्स। तो मेरा ख्याल है वो सही है हमारा मजाक उड़ाने में कि हमने टू अर्ली सेलिब्रेट कर लिया। डोंट यू अग्री? देखिए बिल्कुल, और मेरा ख्याल है कि इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पे है। जब हम इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, जब हम इस तरह का जेस्चर शो करते हैं और फिर जब हम रिजल्ट भी प्रोड्यूस नहीं कर सकते तो फिर दुनिया में एम्बैरेसमेंट का निशाना आपको बनना पड़ता है, आपकी कंट्री को बनना पड़ता है, आपकी आवाम को बनना पड़ता है। तो इसकी बेसिक वजह क्या है कि जो आपका, जिसपे हम बहुत अच्छे से बात कर रहे थे कि जो आपका कोचिंग स्टाफ है, जो मैनेजमेंट स्टाफ है, वो इलिटरेट लोगों पे मुश्तमिल है। आपने सारा जो अपना फोकस किया हुआ वो मैट्रिक फेल मैट्रिक पास लोगों पे कंसिस्ट कर रहा है। आपके जो डायरेक्टर्स हैं, आपके जो कोचेज हैं, आपकी मैनेजमेंट है, वो सारे इलिटरेट्स हैं। ये 21वीं सदी है, ये इनोवेशन का दौर है, ये साइंस का दौर है, ये टेक्नोलॉजी का दौर है, ये एजुकेशन का दौर है। मगर अब आप मुझे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में इसके किसी फील्ड में किसी किस्म की कोई एजुकेशन नजर नहीं आ रही। और ये जो आपने बात की है कि जिस तरह जेस्चर शो कर रहे हैं, ये देखें ये साइकोलॉजिकल अपब्रिंगिंग नहीं हुई प्लेयर्स की। आप देखेंगे एक ऑप्टिमम लेवल होता है एग्रेशन का, जब आप ऑप्टिमम वो लेवल क्रॉस करते हैं तो फिर आपकी परफॉर्मेंस में डिक्लाइन आना शुरू हो जाता है, बगैर वो फिर आपके लिए नुकसानदेह साबित होना शुरू हो जाता है। तो ये कौन बताएगा? ये जो स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट होते हैं या जो अच्छा कोई कोच होगा वो आपको बताएगा। मगर जब आपके जो स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट जिसको आप एक दिन पहले भेज रहे हैं और वो भी आप क्लिनिकल साइकियाट्रिस्ट भेज रहे हैं जिसका काम है मेडिसिन देके ठीक करना, तो वो आप फिर क्या एक्सपेक्ट करते हैं? जब इलिटरेसी का ये लेवल होगा पूरे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर तो फिर प्लेयर तो इस तरह की हरकतें करेंगे। सर एक इंप्रेशन, इलिटरेसी की आप बात करें, एक इंप्रेशन ये भी जा रहा है कि कहीं ना कहीं कोई इस्लामाबाद यूनाइटेड मेंटालिटी है जो सीप इन कर गई है हमारी टीम के अंदर। लड़के भी ज्यादा जो है वो इस्लामाबाद यूनाइटेड के हैं, कोच का भी आपको पता है कि उनके हेड कोच थे। ऐसा लग रहा है कि वो जो एक फ्रेंचाइज मेंटालिटी है उसको इंटरनेशनल लेवल के ऊपर ले जाके उसको ट्रांसलेट करने की या बड़ा करने की कोशिश की जा रही है। गो कि ये दो बहुत अलग चीजें हैं और अगर ये करने की कोशिश करेंगे तो ऐसा ही होगा जो हो रहा है। बिल्कुल, और देखिए ये फ्रेंचाइज क्रिकेट है, इसने पाकिस्तान क्रिकेट को बिल्कुल तबाह करके रख दिया। इन लोगों ने कोई प्रोटेक्शन का काम नहीं किया। जो हालांकि जो फ्रेंचाइज क्रिकेट होती है वो आपकी सेकंड बेस लाइन होती है पूरी दुनिया में। आप ऑस्ट्रेलिया में देख लें, इंडिया में देख लें या पूरी इंग्लैंड में देख लें, जितने भी लोग फ्रेंचाइज ऑनर हैं जो फ्रेंचाइज क्रिकेट करवा रहे हैं, ये काउंटी क्रिकेट है, उसमें वो आपको पूरा पैरेलल सपोर्ट देते हैं। वो पूरा आपका ग्रास रूट स्ट्रक्चर उसको डेवलप करके देते हैं, वो इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करते हैं, वो प्लेयर्स को मोटिवेट करते हैं, वो प्लेयर्स की बेहतरी के लिए, वेलफेयर के लिए काम करते हैं। मगर ये जो हमारी फ्रेंचाइज है ये आती है साल के आखिर में, वो एक 15 दिन का ड्रामा लगाते हैं, फिर वो अपना उसको इन्फ्लुएंस करते हैं सिलेक्शन में। तो और उसके बाद फिर जिस तरह पास्ट में आपने देखा कि लॉर्ड क्लंदर बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस होता रहा, उसके प्लेयर्स के पाकिस्तान टीम में शामिल होती रही है। अब जो पावर आई है कोच और कैप्टन उनके आ गए हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड के, तो आप पावर उधर शिफ्ट होना शुरू हो गई है। ज्यादातर प्लेयर्स आपको लगेगा कि वो इस्लामाबाद यूनाइटेड से आ रहे हैं। तो बजाय ये फ्रेंचाइज क्रिकेट पाकिस्तान क्रिकेट को फायदा देने के, ये उल्टा हमारी क्रिकेट को नुकसान पहुंचा रही है। तो इसमें मेरा ख्याल है कि देखेंगे पूरा जो स्ट्रक्चर है उसकी ओवरऑलिंग की जरूरत है। इस तरीके से आप आधा तीतर या आधा बटेर के साथ इस
तरीके से आप क्रिकेट को मजीद डैमेज करेंगे, इसकी आप वेलफेयर या प्रमोशन नहीं कर सकते इस तरीके से। बिल्कुल एब्सोल्युटली, आपने दुरुस्त कहा है कि जो फ्रेंचाइज क्रिकेट है उसकी अपनी एक वैल्यू है, और अगर वो कोई पॉजिटिव चीज लेके जाए टीम के अंदर फ्रेंचाइज क्रिकेट से लोग, तो उसके अंदर कोई खराबी नहीं होती। लेकिन ये कि अगर आप उसको महदूद करना शुरू कर दें इंटरनेशनल क्रिकेट को, तो फिर सर यही मामलों का भी आप बात कर रहे थे टीम की। सर एक ब्लंडर, मैं तो लफ्ज इस्तेमाल करूंगी, मुझे नहीं पता कि आप इसको कैसे देखते हैं कि सर मिडिल ऑर्डर का आपको पता है कि दिहाइयों से हमारा इशू है। फाइनली अल्लाह अल्लाह करके सर हमें एक टैलेंट मिला, हसन नवाज। हमने उनको पहले ओपनिंग बैट्समैन के तौर पे खिलाया, फिर हम उनको चौथे नंबर पे जब लेकर गए तो वो एडजस्ट हो गए वहां पे। फिर हमने सोचा कि क्यों एडजस्ट हो गए, हमने उनको छठे नंबर पे ड्रॉप कर दिया। चले वो वहां पर भी कुछ ना कुछ कर ही रहे थे, लेकिन कल के इतने इंपॉर्टेंट मैच में सर हमने उनको ड्रॉप ही कर दिया। और फिर उसके बाद जो हमने जिनको रखा, हुसैन तलत साहब को, सर थोड़ा सा बताएंगे क्या रिकॉर्ड है उनका, क्यों वो रिप्लेसमेंट हो सकते थे हसन नवाज साहब की? आपको नहीं लगता कि ये एक ब्लंडर था? देखिए, मुझे तो खुद इस पॉलिसी की समझ नहीं आ रही कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की कौन सी पॉलिसी है और किस पॉलिसी पे ये अमल कर रहा है। क्योंकि आप देखें कि ये जो 5-6 लड़के थे, इनको अगर आपने ट्राई आउट करना था तो आप ट्राई सीरीज में इनको ट्राई आउट करते। आपने जो आपकी यूएई के साथ सीरीज थी, आपके अफगानिस्तान के साथ सीरीज थी, आपने इनको बिल्कुल बाहर उठा के रखा, किसी को कोई चांस नहीं दिया। वसीम जूनियर बाहर बैठे रहे, हुसैन तलत बाहर बैठे रहे, खुशदिल शाह पूरा इवेंट में बाहर बैठे रहे, हसन अली बाहर बैठे रहे। आपने इनको ना ट्राई किया ना टेस्ट किया। फिर जब इंपॉर्टेंट आपका जो ये शुरू हुआ एशिया कप, तो उसमें आपने देखें पिछले जो लास्ट इंडिया के खिलाफ मैच हुआ उसमें खुशदिल शाह को आपने खिला दिया, यूएई के खिलाफ इंपॉर्टेंट मैच। एक बंदा रस्ती है बाहर बैठ के, वो कोई क्रिकेट नहीं खेला 1 साल से 2 साल से, और सडनली आप उसको लाकर यहाँ पर खिला देते हैं। फिर अभी ये जो इंडिया के खिलाफ मोस्ट इंपॉर्टेंट मैच है, अगर आपने हुसैन तलत आपके प्लान में शामिल था तो आपने क्यों उसको ट्राई एंड टेस्ट नहीं किया यूएई के खिलाफ, या जो अफगानिस्तान की कमजोर टीम में थी, या ट्राई नेशन में आपने इसको स्ट्रेट उठाया, उसको आपने इंडिया के खिलाफ खिला दिया। फिर हसन नवाज जिसपे आप पिछले 2 साल से इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसको आप प्रमोट कर रहे हैं, आपने उसको जब इंपॉर्टेंट मैच आया आपने उसको बाहर निकाल दिया। पहले उसके बैटिंग आर्डर में शफलिंग किया, वो ओपन से उसको नीचे लेकर चले गए हैं 5वें 6ठे नंबर पे, आप 6ठे नंबर से आस्ता आस्ता उसको टीम से बाहर कर दिया। तो फिर आप एक सोने पे सुहागा देखे कि मोहम्मद आरिफ को एज ए बैट्समैन खिलाया है पाकिस्तान टीम में, और उसको बारी ही नहीं दी, उसको 9वें नंबर पे रखा हुआ था, बारी नहीं दी। मोहम्मद नवाज को एज ए बॉलर खिलाया, उसको नंबर 5 पे भेज दिया और उसे एक ओवर भी बॉलिंग नहीं करवाई। तो मेरी तो समझ से बाहर है कि ये किस किस्म की प्लानिंग थी, किस किस्म की मैनेजमेंट है, और क्या ये फैसले ले रहे हैं। सर शायद प्लानिंग नहीं है, मेरा ख्याल है इसका पहले बात ये है कि प्लानिंग किस किस्म की नहीं, प्लानिंग है ही नहीं, क्योंकि प्लानिंग हो तो इस तरह की चीजें नहीं होती। लेकिन सर कल हमने देखा कि शुरू में हमने रन्स पिकअप कर लिए, लगा ऐसा कि हम एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं, लेकिन फिर उसके बाद जो हुआ वो मेरा ख्याल है इट्स एनीबडीज वो कि जो कैप्टन है वो खुद बाद में आके ये कह रहे हैं कि हमको अबाउट 15 रन जो है वो शॉर्ट थे। तो सर कोई कैप्टन साहब से भी कोई ये सवाल कर ले कि वो 15 रन मैंने या आपने तो बनाने नहीं थे, वो खुद क्रीज पर मौजूद थे, जितना टाइम वो क्रीज पर है हमने सबसे ज्यादा रन उसमें जो है वो मिस किए। तो सर ये आके खाली ये कहते ना कि हम 15 रन शॉर्ट थे, इससे बात खत्म हो जाती है बस? देखिए, मेरा ख्याल है कि आई बात है, और इस तरह बार बार आप धोखा नहीं दे सकते। ये पिछले 25 मैचेस जो आप बड़ी टीमों के खिलाफ हारे हैं, क्या उसमें यही आप बहाना बनाते रहे 15 रन शॉर्ट थे, 20 रन शॉर्ट थे, 30 रन शॉर्ट थे? जो आप पिछले 7 मैच कंसेक्टिव इंडिया से हार गया उसमें भी आप यही ड्रामा करते रहेंगे, 10 रन शॉर्ट थे, 12 रन शॉर्ट थे। तो इस शॉर्ट रन की जो ये गैप है इसको फुलफिल किसने करना? मैंने और आपने नहीं करना, इन्होंने ही करना है। और ये जो गैप है ये फुलफिल इस टाइम पे होगा। आप देखिए जिस तरह ये दुबई की पिच थी, ये एक पैराडाइज पिच थी बैट्समैन के लिए, इसमें बॉलर्स के लिए किसी किस्म की कोई हेल्प मौजूद नहीं थी। फिर सेट होकर आपके बैट्समैन गलती करते रहे, आपको शुरू में आपको अच्छी ओपनिंग पार्टनरशिप मिल गई, नंबर 3-4 की भी अच्छी पोजीशन मिल गई, मगर उसके बाद जो आपके बैट्समैन है नीचे, उन्होंने क्या गुल खिलाया कि वो कितने ओवर ही मैडन खेल गया, वो डॉट बॉल के साथ खेलते। जी देखे ना, ये कोई 50 के करीब तो हम डॉट बॉल्स खेल गए। बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये क्या होता है, ये इस वजह से होता है कि जब आपकी प्रिपरेशन प्रॉपर ना हो, आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस लेवल ना हो। जब आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस ही नहीं है तो आप फिर मैच को ना फिनिश कर सकते हैं ना उसको लिंगर ऑन कर सकते हैं। आपने इंडिया या दूसरे कंट्रीज की बैटिंग देखी होगी, जब कोई पार्टनरशिप लगती है या कोई प्लेयर सेट होता है तो वो फिनिश करके जाता है, क्योंकि उसका जो फर्स्ट क्लास रिकॉर्ड है उसकी पॉकेट में होता है, उसको एक्सपीरियंस होता है फर्स्ट क्लास और लॉन्ग फॉर्मेट खेल करके मैं इस मैच को फिनिश कर सकता हूँ, मुझे किस बॉलर के खिलाफ क्या स्ट्रेटजी बनानी है, क्या प्लानिंग करनी है, कहाँ पे गैप ढूंढने हैं। जब आपके पॉकेट में फर्स्ट क्लास रिकॉर्ड ही ना हो, आपका एक्सपीरियंस ही ना हो, और फिर आपको इंटरनेशनल मैचेस की ड्यूटी डाल दी जाए, उसका बोझ डाल दिया जाए, तो फिर आप ये डबल माइंडेड रहते हैं कि मैं क्या करूं, विकेट लगाऊं या ना लगाऊं, सिंगल किस तरह करूं, डबल किस तरह करूं, कौन से बॉलर को किस तरह। सर एक्सपीरियंस से ज्यादा ऐसा नहीं लगता कि ये इंटिमिडेट हो जाते हैं, ये डर जाते हैं, खासतौर पे इंडिया के साथ अगर मैदान में उतर जाए तो कुछ ज्यादा ही डर जाते हैं?
कल की भी जो बात है कि देखिए 200 शुरू में प्रिडिक्शन आ रही थी, जब शुरू में हमने खेलना शुरू किया कि 200 तक जो है वो हम रन कर सकते हैं, लेकिन सर उसके बाद फिर हमने जैसे अभी पहले भी डिस्कस किया, तो क्या वो चीज थी जिसने हमारे जो मिड ऑर्डर के लोग आए खेलने के लिए उनको अटैक करने से रोका? हमारी पूरी बैटिंग लाइन आगे मौजूद थी, हमारे पास अभी ओवर्स भी इतने ज्यादा नहीं थे कि हम अपनी बैटिंग लाइन को प्रिजर्व कर रहे थे, हमने क्यों नहीं अटैक किया? देखिए बिल्कुल एक प्रॉपर एक क्रिकेट की साइकोलॉजी है, क्रिकेट की एक लैंग्वेज है, क्रिकेट की एक एजुकेशन है, क्रिकेट एक पूरा एक सब्जेक्ट है। आप जब तक ये आपके पास एक्सपीरियंस फर्स्ट क्लास क्रिकेट, मैं बार बार क्यों फर्स्ट क्लास क्रिकेट की बात करता हूँ, फर्स्ट क्लास क्रिकेट ही टेस्ट है। जब तक आप फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं खेलेंगे, आप फॉर्मर क्रिकेटर्स पाकिस्तान के उठाकर देख लें, आप जावेद मियांदाद, सईद अनवर, इंजमाम उल हक, आप ज़हीर अब्बास की मिसाल लेते हैं। अब मैं आपको बताऊं, जावेद मियांदाद ने 400 से ज्यादा फर्स्ट क्लास मैचेस खेले हुए थे, 28,000 रन उनकी पॉकेट में थे, 88 सेंचुरीज थी उनकी, ज़हीर अब्बास से 100 सेंचुरियां की हुई थी, इसी तरह सईद अनवर का रिकॉर्ड था। तो ये रिकॉर्ड लेकर जब आप इंटरनेशनल क्रिकेट में जाते हैं तो आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होता है, आपके पांव, आप स्ट्रॉन्ग फुटेड वहां पर जाते हैं। आपको पता होता है कि अगर एक दफा मेरे बैट पे बॉल आना शुरू हो गई तो मुझे पता है सिंगल डबल किस तरीके से लेना है, रोटेशन किस तरह करनी है, मैच को किस तरीके से निकालना है, लेकर किस तरह चलना है, पार्टनरशिप किस तरह बिल्ड करनी है, मुख्तलिफ इंटरवल्स में किस तरीके से खेलना है, गेम को फिनिश किस तरह करना है। जब आपके प्लेयर फर्स्ट क्लास क्रिकेट ही नहीं खेले हुए, 2-2 4-4 मैचेस खेलकर आप उठाकर ले आए हैं इनको, ना इनकी टेक्निक है, ना इनके पास एक्सपीरियंस है, ना इनके पास एक्सपोजर है फर्स्ट क्लास का, ना इनको विकेट पर रीड करना आता, ना पिच को रीड करना आता, ना बॉलर को रीड करना आता, तो फिर जब आप 1-2 मैचेस में आपके तुक्के लग भी जाते हैं मगर आप फिनिश नहीं कर सकते, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस लेवल इस लेवल का नहीं होता जो बिल्ड होता है फर्स्ट क्लास क्रिकेट से। तो असल चीज वही है जिसको जब तक हम एड्रेस नहीं करेंगे आपकी क्रिकेट कभी एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकती। बिल्कुल सर, तो ये क्या आपको फिर इसका मतलब है कि जो एक अच्छी स्ट्रॉन्ग टीम्स हैं दुनिया में जिनका शुमार होता है, उसमें फिर मेरा ख्याल है अब हम भूल जाएं, ये पुराना ख्वाब हो गया, क्योंकि 1-2 पॉइंट्स ऐसे भी आए कि ओमान जैसी कमजोर टीमें भी लगा कि शायद वो बड़ी तगड़ी टीमों के खिलाफ मैच जीत के ले जाएंगी, लेकिन सर हमारा तो वो क्या है, शक भी नहीं जो है वो गुजरता। और ये इस वक्त जो सिचुएशन है सर कि हमें ये चूरन बेचा गया था कि हम मॉडर्न क्रिकेट खेलेंगे। अब सर टाइम वो चल रहा है कि इंग्लैंड जैसी टीम जो है वो 300 बना रही हैं, हमसे 150 भी नहीं बनता, तो फिर हमारा तो मुकाबला कोई ना हुआ सर, हम उस पूल से निकल गए। फिर देखिए हमारा तो ऑलरेडी कोई मुकाबला नहीं, हम टेस्ट क्रिकेट खेलना नहीं चाहते। हमें बताया आपने टेस्ट क्रिकेट किधर खेली है, आपने लास्ट साउथ अफ्रीका के खिलाफ जनवरी में टेस्ट सीरीज खेली और एक आप दिसंबर में खेलेंगे। आप किसी टॉप टीम के खिलाफ टेस्ट क्रिकेट खेलना नहीं चाहते, आपकी प्रायोरिटी में शामिल नहीं है, तो आप बिल्ड कैसे करेंगे, आप उनको कैसे कम्पीट करेंगे? आप T20 क्रिकेट के 2-4 मैच जीत के तो आप उनको कम्पीट नहीं कर सकते ना। ये तो एक आई बात है, एक पैसा, ये देखिए इसको पैरेलल लेकर चलना पड़ता है। ये नुकसान जो T20 क्रिकेट का है, ये जो बड़ी टॉप टीम है उनको नहीं हुआ, ये हम लोगों के हुआ है। उन्होंने तो जो अपना पैरेलल दूसरा सिस्टम है वो साथ साथ चलाते रहे हैं, वो जो टेस्ट क्रिकेट है, फर्स्ट क्लास क्रिकेट है, वनडे क्रिकेट है। ये आप ऑस्ट्रेलिया की काउंटी क्रिकेट देख लें, इसकी इंग्लैंड की काउंटी, ऑस्ट्रेलिया की स्टेट क्रिकेट, जो इंडिया की रणजी ट्रॉफी है या न्यूजीलैंड की जो प्रोविंशियल क्रिकेट है, आप उसको देख लें, वो साथ साथ चलते रहते हैं। हमने तो यकलक नजरअंदाज कर दिया अपने सारे सिस्टम को। हम T20 लेकर, हमारे क्लब में T20 हो रही है, हमारे स्कूल में T20 हो रही है, हमारे 15 साल के बच्चे T20 क्रिकेट खेल रहे हैं, हमारी इंटरनेशनल टीम के T20 खेल रहे हैं, हमारी सिलेक्शन PSL में T20 से हो रही है। तो उसका एंड रिजल्ट तो यही निकलना था। ये आज नहीं निकलता, कल निकल जाता। आपकी टेक्निक शटर कर गई है, आपका स्किल लेवल खत्म हो गया, आपका स्टेमिना खत्म हो गया, आपकी बॉलर्स की टेक्निक शटर हो गई है, आपके बैट्समैन इस काबिल ही नहीं है कि वो आपको मैच जितवा सके। ये तो आप एक दो अगर आप मैचेस जीत भी जाएंगे तो ये वक्ती तौर पे आप उसको पाकिस्तानी कौम को बेवकूफ बना सकेंगे, क्योंकि जब तक आप पूरा स्ट्रक्चर साथ लेकर नहीं चलेंगे, उसको डेवलप नहीं करेंगे, आप तो बड़ी टीमों को कंपीट कर ही नहीं सकते। आप देखेंगे वर्ल्ड की जो टॉप टीमें हैं, 6 टीमें हैं, अभी ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका की सीरीज हुई है, साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड की सीरीज हुई है, इंग्लैंड और इंडिया की सीरीज हुई है, टेस्ट सीरीज हुई है, पूरी दुनिया उसमें इन्वॉल्व रही है। वहां पे हर चीज टेस्ट होती रही है, स्टेमिना, टेक्निक, आपकी एंड्योरेंस, आपकी पावर, आपका जो साइकोलॉजिकल लेवल है, हर चीज का टेस्ट हुआ। तो उसके बाद फिर वो आगे T20 में कम्पीट करने के काबिल होंगे। आपने तो सारा कुछ खत्म करके सिर्फ T20 पे रखे हुए हैं ताकि आपको एसी वाले कमरों से निकलना ना पड़े, 1 घंटे में मैच खत्म हो जाए और उसके आप पैसे लें और घरों को चले जाएं। इसी तरह का माइंडसेट आपकी नीचे आपकी डोमेस्टिक में आ गया कि जो जहां पर क्लब क्रिकेट में हमारे दौर में किसी जमाने में 35-40 ओवर के मैचेस होते थे, वहां पे एक जो ग्राउंड, जिसका ग्राउंड है वो एक दिन में T20 के 3 मैचेस करवाता है, पैसे पकड़ता निकल जाता है। बच्चे, स्कूल के बच्चे भी 15 या 20 ओवर की क्रिकेट खेलते हैं, तो टेक्निक डेवलप कैसे होगी? टेक्निक डेवलप नहीं हो रही। मुझे सर एक ब्रेक लेनी है, अब्दुल रऊफ साहब ब्रेक से वापस आते हैं तो कुछ मजीद भी बात करते हैं। म्यूजिक ब्रेक का वक्त हो रहा है, यहाँ पर हमारे साथ रहिएगा। जी वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के इस हिस्से में कुछ हम बात करेंगे इस वक्त जो एक मसला फ़िलिस्तीन है उसके हवाले से। जैसा कि हम जानते हैं कि
दुनिया तेजी से मसला फ़लस्तीन के दो रियासती हल की जानिब बढ़ रही है। चंद मगरबी ममालिक फ़लस्तीन को एक अलग रियासत तस्लीम करने का ऐलान कर चुके हैं। मौजूदा इजरायली बर्बरियत को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में इन ममालिक की तादाद में इजाफा होगा। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये ऐलानात मसला फ़लस्तीन के हल और क़याम अमन के लिए काफ़ी होंगे या इससे ज़्यादा कोशिशें दरकार होंगी। दूसरी जानिब अमरीका एक बार फिर अफगानिस्तान पर हमला करने के इरादे जाहिर कर रहा है। अमरीकी सदर की जानिब से बगराम एयरबेस की वापसी का मुतालबा एक ऐसे वक्त में सामने आया जब अफगानिस्तान और अमरीका के दरमियान इंसदादी दहशतगर्दी कार्रवाइयों के हवाले से मुज़ाकरात के साथ खित्ते में हालात बड़ी तेजी से बदल रहे हैं। ये कुछ इंटरनेशनल इशूज़ हैं, इन पर आज प्रोग्राम में बात करेंगे। हमारे साथ प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं, आज़ाद कश्मीर के साबिक सफ़ीर हैं अमरीका, चीन और अक़वाम मुत्तहिदा में, सरदार मसूद खान साहब ने। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया आपका सर, आपने प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया। सर, सबसे पहले तो वही नुक्ता जो मैंने इब्तिदाई में उठाया सर कि हम देख रहे हैं कि कुछ मगरबी ममालिक जो हैं वो फ़लस्तीन को तस्लीम करने की बात कर रहे हैं, तस्लीम कर रहे हैं। एक इम्प्रेशन ये जा रहा है कि ये इस सिलसिले में इजाफा होगा। लेकिन सर सवाल, वो जो एक बेसिक सवाल है वो अपनी जगह पर आप नहीं समझते कि अभी भी खड़ा हुआ है कि क्या तस्लीम कर लेने से जब हम कहते हैं कि मसला फ़लस्तीन का हल, तो क्या वो हो जाएगा या इससे ज़्यादा कोशिशें दरकार होंगी? देखिए, ये एक हद भी अबूर करनी थी, क्योंकि अब तक जितने भी ममालिक फ़लस्तीन को तस्लीम करते थे वो तीसरी दुनिया से थे, ग्लोबल साउथ से थे, और बहुत कम ममालिक थे मगरबी दुनिया से जो फ़लस्तीन को तस्लीम करते थे। रूस और चीन ने सन 1988 में तस्लीम कर लिया था। बाकी जो है तो तकरीबन 146 के करीब ममालिक इसराइल को फ़लस्तीन को तस्लीम करते थे, इसराइल की मुखालफत के बावजूद। लेकिन जो अहम तरीन मगरबी ममालिक थे, मसलन यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, और उसके बाद जो है यूरोपियन यूनियन के बेशतर ममालिक, उसमें अब जो है स्पेन, पोर्चुगल, इस किस्म बेल्जियम, इस किस्म के तमाम ममालिक शामिल हैं, वो शामिल हो रहे हैं। तो वो असल में बैनुल-अक़वामी राय आमा और अपने मुल्कों के शहरियों की राय की अक्कासी कर रहे हैं। तो ये इसमें यानी एक तरफ जो है हुकूमतों की पॉलिसियां थी और दूसरी तरफ जो है शहरियों का अपना मौक़िफ़ था जो उन्होंने चौकों और चौराहों में आके बयान किया, और उसकी वजह से शदीद दबाव में आई ये हुकूमतें, क्योंकि वरना इनके ऊपर इसराइल का बहुत मजबूत शिकंजा था और ये इधर उधर हिल नहीं सकते थे। तो ये एक तारीखी चीज़ है, और ख़ुद पैलेस्टीनियन अथॉरिटी ने इसका खैर मकदम किया है। ख़ुद पाकिस्तान की नुक्ता नज़र से ये बहुत ही मुस्बत पेशरफ्त है, और अब तक जो है 3/4 से ज़्यादा, कहीं ज़्यादा रियासतें जो हैं वो फ़लस्तीन को तस्लीम कर चुकी हैं, फ़लस्तीन रियासत को तस्लीम कर चुके हैं। तो दिस अ वेरी वेरी इम्प्रेसिव मैंडेट, और ये 193 के अरकान की तादाद है जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की, या यूनाइटेड नेशंस की एज अ होल, नॉट ओनली जनरल असेंबली। जनरल असेंबली का इसलिए मैंने जिक्र किया कि वहाँ वो वोट होता है। तो उसमें से इनकी तादाद अब तक जो है 155-156 तक पहुंच गई होगी। इसमें मैं वो मुल्क भी शामिल कर रहा हूं जो कि आने वाले 2-4 दिनों में भी जो है ऐलान करने वाले हैं, हाँ। जबकि 3/4 जो है 144 के करीब बनता है, हाँ। तो ये एक तो ये है। लेकिन आपने बहुत ही अहम नुक्ता उठाया है, उसके मैं 2 जवाब दूंगा। एक तो ये है कि 2 चीज़ें फौरी तौर पर करने की ज़रूरत है। एक तो ये है कि ये जब से ये हाइप हुई है कि जी इतने ममालिक और मगरबी ममालिक और मगरबी यूरोप के ममालिक जो है तस्लीम कर रहे हैं फ़लस्तीन को, उसके साथ साथ ही जो तवज्जो गज़ा के ऊपर थी, जो वहाँ इस वक्त दहशतगर्दी हो रही है, जिस तरीके से सफाकियत से वहाँ इमारतों को गिराया जा रहा है, यहाँ तक कि जो लोग पनाह गुज़ीन थे उनको भी निशाना बनाया जा, उससे तवज्जो हट गई है मीडिया की भी बड़ी हद तक, सवाए अल जज़ीरा की और चंद जो हैं और दूसरे हैं, या जो इंटरनेशनल न्यूज़ एजेंसीज हैं। और दूसरी बात ये है कि ये देखना चाहिए कि ये रियासत बन भी सकेगी या नहीं, क्योंकि इसराइल ने तो ये कहा है कि मैं मगरबी किनारे को अपने साथ मिला लूंगा, यानी मखूजा फ़लस्तीन, और गज़ा को जो ताख्त व ताराज कर रहा है उसे जो है बिल्कुल, और उसमें सदर ट्रंप ने भी किसी वक्त ये कहा था कि वो इसे रिवरिया बनाना चाहते हैं। मतलब ये है कि किस्म की जो है एक ऐसी जगह टूरिस्ट अट्रैक्शन के लिए जहाँ जो अमीर कबीर लोग जाके रहें, जैसे वो साउथ ऑफ फ्रांस में रहते हैं।
या जाते हैं दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों से। और तो तीसरा बड़ा जो सवाल है जी। वो ये है, ये इसी से कि अगर ये रियासत तस्लीम करते हैं तो आप ही के उस सवाल का मैं जवाब देता हूँ कि मेहनत करने की ज़रूरत है, मज़ीद सफारतकारी की ज़रूरत है, ताकि जो मकबूजा इलाका है, मकबूजा फ़लस्तीन है, उसमें जो 7 लाख इसराइली आबाद हैं उनको वहाँ से वापस इसराइल भेजा जाए, राइट। क्योंकि वो वहाँ आएंगे और वो इनको इनको फ़लस्तीनियों को बेघर करते रहते हैं, उनको धमकाते रहते हैं, उनका कत्ल हुआ। आपको पता है कि अक्टूबर 7, 2023 से अब तक मकबूजा फ़लस्तीन में 1000 के करीब लोग जो है मारे गए हैं, जी, उनको बिल्कुल। मारा गया है बाकायदा, और उनमें से बेशतर जो है वो सेटलर्स ने मारे हैं। और पुलिस जो है उनको किसी किस्म का कोई तहफ़्फ़ुज़, या इसराइली फ़ौज जो है जो जिसने कब्जा किया हुआ है वो उनको किसी किस्म की कोई मदद नहीं करती। दूसरा ये है कि क्या ये रियासत जो है इसकी कोई डिफाइंड सरहदें होंगी या नहीं होंगी, कोई एक डिफाइंड टेरिटरी होगी या नहीं, क्या गजा और इसके दरमियान, मगरबी किनारे के दरमियान कोई पुल होगा, कोई राहदारी होगी। सर आपकी बात से यही समझ में आ रहा है कि ये स्टार्टिंग पॉइंट जरूर है, जैसे आपने कहा कि एक हद है जो अबूर हो गई, विच इज गुड, लेकिन इसके आगे बहुत काम करना पड़ेगा। लेकिन सर आपकी मौजूदगी का फायदा उठाते हुए जो आप बात करें कि एक हद है जो अबूर हो गई, मैंने एक डिबेट देखी है और मैं चाहती हूँ कि जरूर आपसे उसके ऊपर सवाल किया जाए कि जब हम बात करते हैं 2 रियासती हल को कबूल करने की या फिलिस्तीन को एज ए स्टेट रिकग्नाइज करने की, तो सर पाकिस्तान के ऊपर अगर ये मामला आता है और हम कहते हैं कि हम 2 स्टेट सोल्यूशन को मानते हैं, तो फिर सर क्या बाय डिफॉल्ट हम इजराइल को भी तस्लीम नहीं कर रहे? नहीं, ये सारी दुनिया तस्लीम कर रही है। मतलब ये है कि पाकिस्तान जो है इससे कभी भी पाकिस्तान ने राह फरार नहीं इख्तियार की। उसकी वजह ये है कि मैं आपको बताता हूँ कि जो इस्लामी ताउन तंजीम है, जो अरब लीग है, जो GCC है, इन तमाम मुसलमान ममालिक बैक ज़ुबान ये कहते हैं कि 2 रियासती फार्मूला होना चाहिए। तो ये एक तरीके से आपने मतलब बिल्कुल सही नुक्ता उठाया कि उससे आप इनडायरेक्टली इसराइल को तस्लीम कर रहे हैं। हाँ। लेकिन इसराइल को तस्लीम करने के साथ साथ आप ये भी तो कह रहे हैं कि ये 2 रियासतें होनी चाहिए, और उसके बाद हमारी कोई कंडीशंस हैं कि आज़ाद हो, खुद मुख्तार हो, उसके अलावा कंटिगुअस हो, मुत्तसिल हो, कि ये कटी पिटी रियासत ना हो। इसकी जो है ना, इसकी ज़मीन, सरजमीन, इसकी टेरिटरी जुड़ी हुई होनी चाहिए। और उसके बाद ये है कि ये जो 1967 की बॉर्डर्स हैं उसके मुताबिक होनी चाहिए। हाँ। इसमें और बहुत से छुपे हुए पहलू हैं कि मसलन फ़र्ज़ कीजिए कि रियासत कायम होगी तो जो तकरीबन 7 लाख मुहाजिरीन हैं जो बाहर गए हुए रेफ्यूजीज़ जिनको निकाला गया था, वो अपनी रियासत में वापस आ सकते हैं। इसराइल ने आज तक उनको इजाज़त नहीं दी वापस आने की। और इसमें यानी कहने का मतलब ये है कि इसराइल को जो है वो यक रियासती या फार्मूला भी मंजूर नहीं है। हाँ। इसलिए कि उसमें फ़लस्तीनियों की तादाद इसराइलियों से ज़्यादा हो जाएगी। हाँ। और बिलाखिर जो है ये फ़लस्तीनी रियासत बन जाएगी अमलन। हाँ। तो मैं समझता हूँ कि आपने दुरुस्त कहा। हाँ। लेकिन ये हम बैनुल अक़वामी कानून के मुताबिक, अक़वाम मुत्तहिदा में इत्तफ़ाक़ राय के से जो फैसले किए गए उनके मुताबिक हमारी ये हमेशा ये पोजीशन यानी मुसल्लमा और एलानिया पोजीशन रही है। बिल्कुल ठीक। सर एक और मामला इस खित्ते से जुड़ा, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से बगराम एयरबेस की वापसी का मुतालबा, उसके ऊपर जवाब भी आ गया उनकी तरफ से, अफगानिस्तान की तरफ से। लेकिन कैसे देख रहे हैं सिनेरियो को, क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है ये एयरबेस? जो रवैया या जो लहजा था अमेरिकी सदर का जब वो ये बात कर रहे थे, उसको कैसे एनालाइज करते हैं आप? सदर ट्रंप का लहजा बहुत तुंदो तेज था और ऐसा लगता है कि वो इस सिलसिले में कोई फैसला कर चुके हैं। और जो तालिबान के नुमाइंदगान हैं या जो उनके तर्जुमान हैं, उन्होंने भी बड़ी सख्त लहजे में जवाब दिया है और उनका कि हम मज़ीद 20 साल लड़ने के लिए तैयार हैं। और ये जो थी, ये जो बेस थी, बागराम बेस, ये तकरीबन 77 मुरब्बा किलोमीटर है और इसमें 10,000 लोग, इसके अपनी जिस वक्त ये वॉर ऑन टेरर चल रही थी तो 10,000 लोग वहाँ रहते थे, छोटा शहर था। तो मेरा नहीं ख्याल कि अफ़गानिस्तान इतनी जल्दी तैयार हो जाएगा या किसी सूरत में तैयार हो जाएगा कि अपनी सॉवरेन टेरिटरी का एक हिस्सा दोबारा फिर अमेरिका को दे। और उसके कई किस्म के उनके मतलब ख़दशात हैं, उसके कई मुज़मरात हैं।
तो वो उनसे वाकिफ है। अच्छा, अब ये सवाल पैदा ये होता है कि सदर ट्रंप ने ऐसा ऐलान क्यों किया, और किसी मुल्क का सदर जो अलग ऐलान ये नहीं कहता कि जनाब मैं इसलिए ये बेस लेना चाहता हूँ। इनका एक जवाब ये कि हमने बनाई थी, लेकिन अगर आप माजी में जाए तो ये सोवियत यूनियन ने बनाई थी जिस वक्त उन्होंने अफगानिस्तान के ऊपर कब्जा किया था। ठीक है, इन्होंने उसे मॉडर्नाइज किया है, उसकी तौसीक की थी। तो लेकिन वो कहते हैं कि एक तो ये हमारी मलकियत है, क्योंकि वो यहाँ $7.5 बिलियन के वेपन्स भी छोड़ गए थे, सोफिस्टिकेटेड वेपनरी डिफेंस प्लेटफॉर्म छोड़ गए थे, जो अब या तो अफगान हुकूमत के जरिए इस्तेमाल है, या जो दहशतगर्द तंजीमें हैं, तहरीक तालिबान पाकिस्तान या दाइश जो है वो उनको इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इन दोनों चीज़ों के ऊपर जो है सदर ट्रंप के बड़े तहफ़्फ़ुज़ात हैं। लेकिन उन्होंने जो बात कही है जिसके ऊपर गौर करने की ज़रूरत है कि उन्होंने खुला धमकी दे दी है कि चीन में कि जी यहाँ से 1 घंटे की मुसाफत के फासले पर चीन जो है न्यूक्लियर हथियार बना रहा है। और यानी इसका मतलब ये है कि क्या वो जंग का सोच रहे हैं, और फिर ये कि क्या ये सर्वेलेंस से आगे की कोई चीज़ है। अच्छा, अब मैं आखिरी नुक्ता सिलसिले में ये कहता हूँ कि ये पाकिस्तान को बड़ी मुश्किल में डाल देगा, क्योंकि वैसे जो दहशतगर्दी के खिलाफ जंग खत्म हुई है, पाकिस्तान अभी भी जो है उसका खमियाजा भुगत रहा है। और गुज़श्ता बरस जो उसके मुसद्दक़ा आदाद शुमार हैं, उसमें 4000 से हमारे या सिविलियंस या सिक्योरिटी पर्सनल मारे गए थे। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर दोबारा इसी किस्म की स्ट्रेटेजिक एम्ब्रॉयलमेंट हो गई, तो उसका नतीजा ये होगा कि हम मईशत के ऊपर तवज्जो नहीं दे सकेंगे, लोगों के ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स जो है उनके ऊपर तवज्जो नहीं दे सकेंगे, जो सरमायाकारी बाहर से खींच के लाना चाहते हैं, या जो हम चाहते हैं कि किसी तरीके से जो है पाकिस्तान वर्ल्ड स्टेज पे उभरे, वो नहीं हो सकेगा। विल बी इन द मिडल ऑफ अ कॉन्फ्लिक्ट अगेन, जो कि जाहिर है इस वक्त हमें सूट नहीं करता। इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टू हैव यू ऑन द प्रोग्राम सर। वक्त मेरे पास खत्म हो गया, वरना बहुत सारे मेरे जहन में और सवाल आ रहे हैं। आपको किसी और नशिस्त में ज़हमत दूंगी। बहुत शुक्रिया आपका सरदार मसूद खान साहब ने हमें प्रोग्राम के हिस्से में ज्वाइन किया। एक ब्रेक का वक्त हो रहा है, हमारे साथ रहिए। जी, वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम में आज हमने बात करने की कोशिश की क्रिकेट में जो हमारी एक बुरी परफॉर्मेंस है उसके हवाले से। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में मसला फ़लस्तीन, उसका हल, मसला जो फ़लस्तीन की रियासत है उसको जिस तरीके से कुछ मगरबी ममालिक ने तस्लीम किया है, वो हमने समझने की कोशिश की कि क्या ये एक हम समझ सकते हैं कि एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, या इसके बाद भी मजीद कुछ कोशिशें हैं जो कि रिक्वायर्ड होंगी इस मसले के हल के लिए। तो मेरा ख्याल है कि जो निचोड़ था गुफ्तगू का वो यही है कि एक जो बैरियर है, एक पहली हद है, वो अबूर हो गई है, और कोई भी पहला कदम जो हम इस मसले के हल की तरफ उठाते हैं वो खुशाइंद है। उसको अप्रिशिएट भी करना चाहिए और उसको एक कतरा समझना चाहिए बेहतरी की तरफ, जो कि मामलात को लेकर जाएगा। लेकिन जहाँ पे यहाँ पर ये बात आती है कि क्या कितनी कोशिश मजीद करने की ज़रूरत है, तो बहुत सारे फ्रंट्स के ऊपर मजीद कोशिश भी करने की ज़रूरत है, काम भी करने की ज़रूरत है, और ये मामला जो है वो इस तरह तरीके से रिजॉल्व नहीं होंगे। और आखिर में मेरा ख्याल है कि जो बात बड़ी इंपॉर्टेंट थी वो यही थी कि बगराम एयरबेस वाली जो सिचुएशन है अमेरिका वाली, वो क्या उसको एक खुली धमकी समझा जाए अमेरिका की तरफ से कि अगर ये बेस ना मिली तो अमेरिका हमला कर सकता है। और जो इंटेंशन बताई है चाइना एंगल को लेकर सदर ट्रंप ने, वो बहुत कंसर्निंग है। प्रोग्राम न्यूज़ टॉक से आज के लिए बस यही कुछ। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।